दिनेश नैन, कर्नल दिनेश नैन। कर्नल साहब सुन पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, ये क्या कहानी है, अंदर की कहानी क्या है इनकी, कर्नल साहब? देखिए मानक, 28 फरवरी को जब आयतुल्लाह खमेनी के ऊपर अटैक हुआ, उसमें उनके पूरे परिवार के साथ साथ में मुश्तबा को भी गहरी चोटें आई थी और शायद बहुत सीरियस चोटें आई थी। और ऐसा मानना था कि जो कौम शहर है उसके किसी अस्पताल के अंदर वो कोमा में चले गए। उनकी टांग कट गई थी, उनका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था, कंधे पर भी चोट थी। और ये कह देना कि वो ठीक हो गए या किस हालत में है आज की तारीख में भी, ये बड़ा मुश्किल होगा। बिकॉज कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक चिट्ठियां लिखी हुई आती उर्दू के अंदर, वेदर उनकी हैंडराइटिंग है कि नहीं है। और वो सिलसिला भी कैसे है कि मुश्तबा के नाम से एक संदेश आते हैं या जाते हैं। ये आते हैं आईआरजीसी के जो नए कमांडर बने हैं तब से वहीदी के पास में। वहीदी इसको लेके जाते हैं पजेश्कियान के पास, और पजेश्कियान इनको देते हैं अरगाची, जो इनके विदेश मंत्री हैं, या फिर जो संसद के मोहम्मद कालीबाग हैं उनको। वहां से पाकिस्तान, पाकिस्तान से जाता है ये डोनाल्ड ट्रंप के पास, और यही सिलसिला वापस होकर के कहना है कि मुश्तबा के पास जाता है। परंतु मुश्तबा आज तक सामने कहीं दिखाई नहीं दिए हैं, कहते हैं किसी बंकर में छुपे हुए हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, जब लड़ाई शुरू हुई और पहली बार जब मिसाइल्स का अटैक गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, यानी जितने भी ये बहरीन से लेके आपके यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, कुवैत है, इनके ऊपर जब मिसाइल्स गई तो पजेश्कियान ने वहीदी के साथ में इनका झगड़ा हुआ था। पर पजेश्कियान ने वहीदी को कहा था कि जो आप कर रहे हो, अगर ये सारे देश हमारे खिलाफ होकर लड़ने लग पड़े तो हम 40 साल पीछे चले जाएंगे। दूसरा डिमांड ये किया था पजेश्कियान ने वहीदी से कि आपने हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर, प्रशासनिक पावर सारी अपने हाथ छीन ली, हमें कुछ करने नहीं दे रहे। और उन्होंने इसको शटअप बोला था, ये न्यूज आई थी। उसके बाद अगर आपको याद हो कि जब हाँ, हॉर्मोज के करेक्ट। खुलने की बात हुई, हॉर्मोज के खुलने की बात हुई थी, तो अरागची जो है उसने कहा था कि हॉर्मोज खोल दिया गया है। लेकिन मात्र 2 घंटे के बाद में एक सिग्नल रिकॉर्डेड मैसेज आया था आईआरजीसी की तरफ से, जहां अरागची को एक मूर्ख बताया जा रहा था कि कौन मूर्ख है जिसने यह आदेश दिया है, हॉर्मोज खुलेगा या बंद होगा इसका फैसला सिर्फ आईआरजीसी करेगी। यानी मामला बिल्कुल साफ है कि जी जी जी। कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। ये 4-5 लोग हैं मानक। एक तो लारीजानी जो एनएसए थे, उनके मारे टिकाने के बाद जो एनएसए बना हुआ है वो है, वो दूसरे नंबर पे, अब पहले नंबर पे वहीदी है। इसके साथ में इनका जो ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रुद फोर्स है, जिसके अगर आपको याद हो सुलेमानी, कासिम सुलेमानी हुआ करते थे, उनके बाद में इस्माइल कानी है, जिसको कहा जा रहा था कि ये भेदी है और उसको फांसी दे दी गई, फलाना ढिमकाना, वो सब गेम था। बाद में मालूम चला कि पूरा का पूरा अटैक जो है उसको प्लान कर रहा है। ये 5-6 जो लोग हैं आईआरजीसी के, जो पूरा का पूरा वजूद अपने हाथ में लेके बैठे हैं। अभी हाल ही में ये जो इस्तीफे की बात हुई है, इसमें अरागची ने अपने घुटने टेक दिए। अरागची ने अपने घुटने टेक दिए हैं आईआरजीसी के सामने, और इस बात से खफा हो गए हैं आपके पजेश्कियान साहब। उन्होंने कहा कि अगर आपने ऐसा ही करना है और ऐसे मेरी इंसल्ट करनी है तो बेहतर है कि मेरा इस्तीफा ले लो। लाजिम सी बात है, सो कॉल्ड मुज्तबा के नाम ही जाएगा, पर जाएगा तो वहीदी के पास। तो उसके बारे में जो न्यूज हम देख रहे हैं वो ये है। रही बात, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आगे बढ़ूं थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा बताइए ना, ये आगे युद्ध बढ़- जो हो रहा है, कभी ड्रोन गिराया जा रहा है, कभी रेडार साइट्स पे जी हमला हो रहा है, ये जी छोटे छोटे जी। अटैक्स हो रहे हैं, ये क्या चल रहा है? देखिए स्टेटस को इसका मानक, मतलब दोनों मेंटेन करना चाहते हैं और 1 इंच भी जमीन कोई खोना नहीं चाहता है, हमें तो ये समझ में आ रहा है। मेरा मानना कुछ अलग है मानक। इसके बाद में 25 मई से ये शुरू हुआ था, पिछले सोमवार से 8 दिनों के अंदर 5 दिन ये मिनी वॉर हुआ है, जिसके अंदर इन लोगों ने कभी बंदर अब्बास पे अटैक किया, कभी गोरुक जो उसके पास एक शहर पड़ता है उस किनारे पे उस पे किया, उसके बाद में केशम आइलैंड्स के ऊपर किया। कल सिरिक आइलैंड का नाम लिया कि सिरिक आइलैंड पे आप लोगों ने अटैक किया, तो हमने कतर, ईरान कहता है कि हमने कतर के ऊपर मिसाइल और ड्रोन्स मार दिए। ये बोलते हैं हमने अपना पूरे टारगेट हासिल कर लिए। कतर कहता है कि हमने सब मार गिराए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखा जाए तो ये मिनी वॉर ही एक मेजर वॉर में बदलेगी, क्योंकि ये जो चल रहा है इसके बीच में एक चीज सामने आई है कि ये जो कह रहे हैं बार बार सीज फायर के बारे में कि हमारे में आपस में एक दूसरे के साथ में बातचीत चल रही है, उसमें इनके लाइन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी इनके जो विरोधाभास है, वो रेड लाइंस बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। जहां एक और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आईएई के साथ मिलके चीन और हम मिलाकर के मान गया है ईरान, हम ये जो 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है निकाल लेंगे। वहीं
ये कहते हैं कि हमने यूरेनियम की, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। CNN न्यूज ने भी यही कहा है कि यूरेनियम की कोई बात ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद में ये कहते हैं कि आप हॉर्मुज खाली करेंगे, वो बोलते हैं नहीं हमारा नियंत्रण रहेगा और हम टोल टैक्स वसूल करेंगे। तो आप ये समझ के देखिएगा कि अगर न्यूक्लियर के बारे में ये बात आपस में रजामंदी नहीं, हॉर्मुज के बारे में रजामंदी नहीं, मिसाइल्स के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है, प्रॉक्सीज को जो है अभी ईरान आज की तारीख में भी वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, बिकॉज अभी एक MQ-9 ड्रोन जो है हुती ने मार गिराया 2 दिन पहले, पर कल की बात है शायद, और ये कहा कि हम बॉबल मंदेर भी बंद कर देंगे। तो ये संधि वार्ता है कहां? शायद ये एक दूसरे के साथ में गेम खेल रहे हैं। और रही बात अमेरिका की, जहां तक बार बार हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पैसे खर्च हो गए, ये हो गया, डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी ऑयल कंपनी है पाकिस्तान अमेरिका के अंदर, $50 बिलियन का अब तक इजाफा कर चुका है। तो अगर $50 यहां खर्च कर दिए तो हम लोगों से वो 50 अपना तेल और गैस बेच के वापस वसूल कर लिए, उतना मुनाफा कर रहा है। तो मेरा मानना यह है कि जो रेड लाइंस खींची हुई है मानक, इन लैंडलाइंस के अंदर अब बातचीत का कोई औचित्य नहीं रह गया। ये डेफिनेटली एक बड़े वॉर की तरफ जाएगी। सिर्फ फर्क इतना है, मतलब आप किस दिन एक मिसाइल इजराइल पे गिरेगा, बस बस हाँ, किस दिन एक मिसाइल इजराइल पे गिरेगा, और आप देख लीजिएगा उसी दिन ये युद्ध शुरू हो जाएगा।